Hello friends, my name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center, and in this video we will revise Custom Act का second part. First part we already did where approximately 10 pages we have completed. आपके मॉड्यूल में 30 pages है, 10 pages हम लोग ने complete कर लिए हैं. ये वीडियो में ये second part में और 10 पेज हम लोग खत्म करेंगे, वैल्यूएशन तक खत्म करेंगे और उसके बाद कुछ और बेसिक डिटेल्स है वो खत्म करेंगे, जैसे कि कस्टम ऑफिसर्स के क्या पावर होते हैं, ये सब रिवाइज कर रहे हैं और ये इनफ है. मॉड्यूल से करा रहा हूँ डायरेक्टली. थर्ड पार्ट में बचा हुआ और फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन सब आज मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. इज इट ओके? ओके, स्टार्ट करते हैं. जो भी लाइक वगैरह करना है कर दो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है. ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो, एक टाइप के गुड्स का एक ग्रुप बना रहे हो तो ताकि वो ग्रुप के ऊपर सेम काइंड ऑफ ड्यूटी लगा सको. सिंपल है भाई. कितने टाइप के अलग अलग गुड्स हो सकते हैं ना. फूड में इतने टाइप के हो सकते हैं, मेटल में इतने टाइप के हो सकते हैं. सबके ऊपर एक एक परसेंट लगाना मुश्किल है यार भाई, इतना कैसे करे? तो क्या किया, एक एक ग्रुप बना दिए, ग्रुप के ऊपर क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया. तो क्लासिफिकेशन किसके लिए किया गया है? ग्रुप और सब ग्रुप में, इन ऑर्डर टू अप्लाई द सिंगल रेट ऑफ ड्यूटी. किसके लिए? ताकि आपके ऊपर सिंगल रेट ऑफ ड्यूटी लगा सके ऑन ईच ग्रुप और सब ग्रुप. क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे होगा? एचएसएन के बेसिस पे होगा. एचएसएन क्या होता है? जीएसटी में हम लोग ने देखा था. एचएसएन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कोडिंग सिस्टम जो कि फॉर्मुलेट और एन्यूसिएटेड है अंडर GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. ठीक है, ये सब थियोरी है. आपको ये गेट के थ्रू क्या है, फॉर्मुलेटेड है, इतना समझ लो. एट इंटरनेशनल लेवल एचएसएन क्लासिफिकेशन होता है 6 डिजिट पे, पर इंडिया में होता है 8 डिजिट पे, जो हम लोग ने जीएसटी में देखा था. 8 डिजिट में से फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं चैप्टर नंबर, कि वो चैप्टर नंबर क्या है. उसके नेक्स्ट 2 डिजिट होते हैं हेडिंग नंबर, उसके नेक्स्ट 2 डिजिट होते हैं सब हेडिंग नंबर, और लास्ट 2 डिजिट होते हैं प्रोडक्ट कोड. एचएसएन के कैसे फर्स्ट 2 डिजिट क्या होंगे? चैप्टर नेम होंगे. तो वो चैप्टर के अंदर आपको जाना है. अगर आपको समझो 8 8 टाइम्स 1 कोई प्रोडक्ट आपको पता है कि ऐसा ये कोड है, इसके ऊपर क्या रेट ढूंढना है, तो आपको कैसे ढूंढना है? सबसे पहले 11 नंबर चैप्टर में जाना है. फर्स्ट 2 डिजिट क्या है? आपके चैप्टर नेम है. फिर उसके सेकंड 2 डिजिट क्या है? हेडिंग है. उसके 2 डिजिट क्या है? सब हेडिंग है. उसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? प्रोडक्ट कोड है. तो फर्स्ट 2 डिजिट चैप्टर, सेकंड 2 डिजिट क्या है? हेडिंग. फिर नेक्स्ट 2 डिजिट क्या है? सब हेडिंग, और उसके नेक्स्ट 2 डिजिट क्या है? प्रोडक्ट कोड. सिंपल है. यस सर. फिर ये जो क्लासिफिकेशन के रिलेटेड इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है कि इंटरप्रेट कैसे करना है, तो भाई देखो 6 रूल है. कितने रूल है? 6 रूल है. फर्स्ट रूल और लास्ट रूल कोई काम का नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि आपको टाइटल नहीं देखना है. जो टाइटल दिया हुआ है ना वो चैप्टर वगैरह के ऊपर, वो कोई रेलेवेंस नहीं है. आपको क्लासिफिकेशन के टाइम पे हेडिंग को देखना है और सब हेडिंग को देखना है. एसेंस ऑफ दिस रूल, ये रूल का एसेंस क्या है कि विद रेफरेंस टू द रूल मे बी मेड इन केस ऑफ एम्बिग्विटी. अगर एम्बिग्विटी है तो दैट इज द रेफरेंस टू 6 रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. आगे जो बताइए टोटल 6 रूल है ना, ये जरूरत नहीं है. व्हेन क्लासिफिकेशन पॉसिबल है on the basis of heading and subheading, on the basis of description in a heading. मतलब अगर आप हेडिंग के थ्रू या सब हेडिंग के थ्रू अगर आप देख सकते हो, आप पता लगा सकते हो, तो वहां से लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात है. ये आगे जाने की जरूरत नहीं है. ये क्या हो गया? रूल 1 हो गया. रूल 2 क्या बात करता है? अगर रूल 1 से पॉसिबल नहीं है क्लासिफिकेशन करना, जो रूल 1 है उससे क्लासिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है, 2 केसेस में. कौन से 2 केसेस में? समझो पहला केस क्या है, अगर कोई प्रोडक्ट है जो फॉरेन से आ रहा है. फॉर एग्जांपल मेरे को टेस्ला की गाड़ी मंगानी है, तो मैं टेस्ला की गाड़ी मंगा रहा हूँ. उनका ऑपरेशन ऐसा है कि गाड़ी वो लोग वहां से बेचते हैं, पर उसमें सीट जो है, टायर जो है, ये जो बेसिक चीजें होती है ना, वो इनके इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती है. और जो इंजन वगैरह है वो सब वहां से पूरा बन के आता है. सिर्फ कार और सीट बेल्ट यहाँ पे लगा देते हैं और वो टायर वायर लगा देते हैं, छोटी मोटी चीजें लगा देते हैं, बाकी सब एज इट इज वहां से आती है. तो ये केस में क्या किया जाए सर? तो ये केस में अगर एनी रेफरेंस इन हेडिंग टू आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड रेफरेंस टू दैट आर्टिकल इन अनफिनिश्ड स्टेज. अगर कोई अनफिनिश्ड स्टेज पे है तो एज लॉन्ग एज इन प्रेजेंट स्टेज द इनकम्प्लीट आर्टिकल एग्जिबिट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्टिकल इन कंप्लीट एंड फिनिश्ड फॉर्म. अगर जो वो इनकम्प्लीट आर्टिकल है वो आज के टाइम पे प्रेजेंट मोमेंट में वो जो कंप्लीट हो जाता है आर्टिकल, उसका जो भी एसेंशियल कैरेक्टर है वो उसके अंदर है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, जो फिनिश प्रोडक्ट है उसी का जो प्रोडक्ट कोड वगैरह है वो उसके लिए लग जाएगा. एग्जांपल, कार विदाउट टायर और विदाउट सीट्स वुड बी कंस्टिट्यूट एज अ कार. कार ही माना जाएगा, बट नॉट कार विदाउट इंजन. इंजन के बिना आएगा तो कार नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो कार का फंक्शन नहीं फुलफिल कर पा रहा है. तो यहाँ पे क्या बोला, कोई अनफिनिश स्टेज पे आ रहा है पर वो
एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक उसमें सब कुछ है जो कि फिनिश प्रोडक्ट में होने चाहिए, तो जो फिनिश प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन होता है वैसे ही हम अनफिनिश का भी कर देंगे, सिंपल है। पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो होना चाहिए। ये पहला हो गया। अगर अनफिनिश स्टेज पे आता है तो क्या, सेकंड क्या बोलता है, एनी रेफरेंस इन हेडिंग टू मटेरियल और सब्सटेंस। ये क्या बोल रहा है कि मटेरियल है कोई आप ले रहे हो या सब्सटेंस ले रहे हो, उसको क्या किया हुआ है, उसका हेडिंग नोटिफाई किया हुआ है, तो वही हेडिंग माना जाएगा। किसके केस में, अगर कोई मिक्सचर है या कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल है तो ये सिंगल मटेरियल का ही हेडिंग माना जाएगा। फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल और मिक्सचर सब्सटेंस विद अदर मटेरियल और सब्सटेंस, मतलब कोई मिक्स होके आया है मटेरियल तो भी सेम हेडिंग लिया जाएगा। अगर हेडिंग को मटेरियल या सब्सटेंस का दिया हुआ है तो अगर मिक्स भी होके आ रहा है या कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो सेम हेडिंग लिया जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, नेचुरल रबर जो है वुड इंक्लूड इट्स मिक्सर विथ सिंथेटिक और अदर फॉर्म ऑफ रबर। जो नेचुरल रबर है उसके अंदर क्या माना जाएगा, सिंथेटिक और अदर फॉर्म ऑफ रबर के साथ कॉम्बिनेशन होके आएगा तो भी वो नेचुरल रबर का ही जो डेफिनेशन में आ जाएगा, हेडिंग में आ जाएगा। तो देखो याद कैसे करने का, सबसे पहले में पहला पॉइंट एक ही था, करेक्ट है। एक क्या था कि आपको हेडिंग सब हेडिंग के हिसाब से जाना है। सेकंड क्या बोलता है, अगर वैसे पता ना चले तो यहाँ पे दो स्पेसिफिक केस दिए हुए कि अगर अनफिनिश स्टेज में आए तो अगर सेम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है तो जो फिनिश स्टेज में होता है वही हेडिंग ले लो। सेकंड बोलता है कि अगर मिक्सर वगैरह हेडिंग दिया हुआ है और सामान आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस, तो कॉम्बिनेशन भी आपका जो नॉर्मल हेडिंग दिया है वही मान लिया जाएगा, करेक्ट है। अभी जो रूल 3 है इसमें तीन चीजें दी हुई है। पहले में एक दिया हुआ था, रूल 2 में दो चीजें दी हुई थी, रूल 3 में तीन चीजें दी हुई है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्लासिफाई अंडर मोर देन वन हेड, अगर एक से ज्यादा हेड में आप क्लासिफाई कर पाते हो तो क्या करोगे, तो उसके लिए तीन रूल दिए हुए हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है, गुड्स क्लासिफाई होगा वो हेडिंग से जो कि क्लोजेस्ट होगी उसके स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन से। नाम से देखो ना, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, आपका वो हेडिंग से क्लासिफाई करना है जो आपका क्या होगा, क्लोजेस्ट होगा टू स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मिंट टी जो है उसको सेपरेटली डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो जो टी का हेडिंग रहेगा उसमें ही क्या हो जाएगा, मिंट टी भी क्लासिफाई हो जाएगा क्योंकि ये क्लोजेस्ट है। पहला क्या था, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन। सेकंड है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक प्रिंसिपल। यहाँ पे अगर देखो कंपोजिट गुड्स आता है, मतलब एक से ज्यादा गुड्स एक साथ आ रहा है, तो आपको देखना है शैल बी क्लासिफाइड ऑन द मटेरियल और सब्सटेंस दैट डिफाइन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। समझो एक दारू का बॉटल किसी ने गिफ्ट दिया, उसके साथ ग्लास भी गिफ्ट दिया, वो एग्जांपल दिया, लिकर गिफ्ट सेट दिया है कि मतलब दारू की बॉटल है साथ में दारू की ग्लास भी है, ठीक है। तो ये केस में किससे क्लासिफाई किया जाए, दोनों कॉम्बिनेशन में आया है तो जो दारू की बॉटल है वो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है ना, गिफ्ट तो वो देने का पर्पस था, तो उसकी हेडिंग में क्लासिफाई हो जाएगा ग्लास भी, करेक्ट है। तो ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक प्रिंसिपल। और लास्ट है लेटर द बेटर प्रिंसिपल। लेटर द बेटर प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर तुम लोग से ये रूल 3A और 3B जो ऊपर दो दिए ना, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, इससे तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम क्या करो, तुम बहुत ही सिंपल काम करो। क्या सर सिंपल काम करो, जो प्रोडक्ट कोड जो सबसे लास्ट में आता है वो ही ले लो। एग्जाम्पल देखो, अ गिफ्ट सेट विच हैज सॉक्स एंड टाई, मतलब एक ऐसा गिफ्ट सेट है जिसमें सॉक्स भी है और टाई भी है, कैन बी क्लासिफाइड अंडर एनी ऑफ द अबव रूल, वो क्लासिफाई नहीं हो रहा है कि कोई भी रूल में, एंड देयरफॉर शुड बी क्लासिफाइड एज अ टाइज जो कि 6117 है, ओवर सॉक्स जो कि 6115। हेडिंग्स किसका, सॉक्स का क्या है 6115 है, पर टाइज का क्या है 6117 है, तो जो लेटर है कौन सा है, बाद वाला कौन सा है 6117 है, तो 6117 ही क्या मान लिया जाएगा, लेटर द बेटर, उसका ही प्रोडक्ट कोड ले लिया जाएगा, उसके ऊपर जो रेट लगता है वही हम लोग लगा देंगे, सिंपल है। फर्स्ट में एक पॉइंट था, सेकंड में दो पॉइंट थे, थर्ड में तीन पॉइंट थे। तीन क्या थे, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन जो क्लोजेस्ट है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, और लेटर द बेटर लास्ट वाला ले लो। रूल 2 में दो पॉइंट क्या थे, अगर अनफिनिश स्टेज में आता है, या फिर सेकंड पॉइंट क्या था, अगर कोई मटेरियल या मिक्सर कॉम्बिनेशन में आता है। अनफिनिश में तो जो फिनिश वाले का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है वही ले लो, और कॉम्बिनेशन में आता है तो क्या जो मेन प्रोडक्ट है उसका ले लो, ठीक है। ये तीन अभी हम लोग ने देख लिए। अभी रूल 4 क्या बोलता है, 6 ही रूल है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। रूल 4 के ऊपर आते हैं। रूल 4 क्या बात करता है, अगर आप रूल 1, रूल 2, रूल 3 से नहीं निकाल पा रहे हो कोई चीज, तो आप क्या करो, जो कि गुड्स के सबसे सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट है उसके हिसाब से क्या करो, क्लासिफाई कर दो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कोई एंटीक लेयर फिल्म्स है जो कि कार विंडो में यूज होती है, या कोई वेनेटियन ब्लाइंड्स है जो कार विंडो में यूज होती है, ये सब कहीं क्लासिफाई नहीं किया हुआ है, तो आपको जो बिल्डर्स वेयर प्लास्टिक का जो भी हेडिंग में दिया हुआ है रेट वगैरह वही ले लो, क्योंकि वो सबसे सिमिलर है, सबसे रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो आपको क्या
करना है वो ले लेना है, करेक्ट है, क्योंकि निकाल ही नहीं पा रहे हो तो क्या करोगे, कुछ तो लेना पड़ेगा। अभी रूल 5 क्या बोलता है, रूल 5 डब्बे के बारे में बोलता है कि समझो कि आप कैमरा लेके आ रहे हो, कैमरे का डब्बा है, कैमरे के डब्बे के अंदर क्या है, कैमरा है, तो कैमरा का तो रेट दिया हुआ है, वो डब्बे का क्या रेट लेने का, मतलब वो डब्बे का क्लासिफिकेशन कैसे करने का, तो वो जो बॉक्स है उसका क्लासिफिकेशन आपको उसके अंदर जो आइटम है उसके हिसाब से करना है, जो उसका कोड है वही रहेगा। गुड्स विच आर इन नेचर ऑफ कंटेनर और पैकेजेस सच एज नेकलेस बॉक्स, कैमरा केसेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट केसेस, या फिर विल बी क्लासीफाई होगा स्पेसिफिक आर्टिकल विच आर जनरली सोल्ड विद इन दिस पैकेज, ये डब्बे के अंदर क्या बिक रहा है उसके हिसाब से क्लासीफाई हो जाएगा। हाउएवर this is the applicable to container which are fitted for the article they will contain, are suitable for a long term use, protect the article when not in use, and are of kind normally sold with article। ये तब होगा जब वो नॉर्मली उसी के साथ बिकता है, अगर अलग से बिक रहा है तो उसके हिसाब से देख लो, उसका जो हेडिंग वगैरह दिया है वो आपको लेना है, पर साथ में ही बिक रहा है तो जो उसका अंदर वाले प्रोडक्ट का हेडिंग वगैरह है उस हिसाब से ही क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा। और रूल 6 बात करता है आप सब हेडिंग के हिसाब से क्या करो, क्लासिफिकेशन करो, जिसके अंदर कुछ आपका डिटेल नहीं लिखा तो हमें भी कोई जाने की इतनी जरूरत नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो रूल 6 क्या बोलता है, सब हेडिंग के हिसाब से। तो 6 है, फर्स्ट 3, नेक्स्ट 3। फर्स्ट 3 क्या थे, सबसे पहले में एक चीज बताई हुई है, आप क्या करो, हेडिंग के हिसाब से देख लो, सब हेडिंग के हिसाब से देख लो। दूसरे में 2 चीज बताई हुई है, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, दूसरा है मटेरियल जो मिक्स आते हैं। 3 में 3 चीजें बताई हुई है, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, लेटर द बेटर। चौथे अभी 4 5 6 को अलग रखो, चौथा अकिन प्रिंसिपल सिमिलर के हिसाब से, पांचवा कोई डब्बा आ रहा है, छठा सब हेडिंग के हिसाब से कर दो, सिंपल है। यस। अब वैल्यूएशन स्टार्ट करने से पहले वैल्यूएशन की 2 टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए आपके मॉड्यूल से, एक है एफओबी, दूसरा है सीआईएफ। एफओबी का मतलब क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड या फिर फ्रेट ऑन बोर्ड बोल सकते हो। सीआईएफ का मतलब क्या है, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट वैल्यू। एफओबी वैल्यू क्या होता है, बेसिकली सिर्फ समझो कि अगर आप क्या करते हो, कोई कॉस्ट लग रहा है, ये सब क्या है, एफओबी और सीआईएफ एक तरीके का कॉस्ट है कि इतना ये वैल्यू हुआ। ये कौन सा कॉस्ट है, एफओबी, अगर कोई गुड्स डिलीवर हो रहा है नियरेस्ट पोर्ट तक, कोई सप्लायर है, सेलर है, वो क्या कर रहा है, जो भी नियरेस्ट पोर्ट है, एयरपोर्ट है, वहां तक क्या कर रहा है, वो गुड्स को क्या कर देता है, छोड़ देता है। अभी उसके बाद बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे लेके जाना चाहता है वो गुड्स को, तो ये वैल्यू क्या बोला जाएगा, एफओबी बोला जाएगा। मतलब उसके आगे का जो भी इंश्योरेंस कराना है, फ्रेट कराना है, ये सब खर्चा किसका है, बायर का है, तो वो वैल्यू का पार्ट नहीं है। तो एफओबी मतलब क्या, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, जिसमें आपका सिर्फ पोर्ट जो है, नियरेस्ट पोर्ट तक का खर्चा ही क्या है, कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व है। मतलब जो मटेरियल का कॉस्ट हो गया, सप्लायर के जगह से लेके ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कहाँ तक, नियरेस्ट पोर्ट तक का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो ये सब क्या आएगा, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू में आ जाएगा। हाउएवर सीआईएफ वैल्यू का मतलब ही देखो क्या है, जो आपका सब कॉस्ट है जो ऊपर वाला, प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट वैल्यू है। दिस वुड एड ऑन द इंश्योरेंस एंड फ्रेट, जो इंश्योरेंस और फ्रेट है वो एड ऑन हो जाएगा टू द एफओबी वैल्यू, जो ऊपर वाला एफओबी वैल्यू है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड हो जाएंगे। ये 2 टर्मिनोलॉजी समझ गया, यस सर समझ गया। इससे पहले मैं आपको ऊपर लेके आता हूँ वैल्यूएशन में, ये मैंने थोड़ा नीचे, ये नीचे दिया हुआ था एज अ नोट्स करके, तो पहले ही मैंने बता दिया क्योंकि बार बार उसका रेफरेंस आएगा। वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का वैल्यूएशन कैसे होगा, सेम जीएसटी का होता था ना, टीवी बेसिस पे, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, वहां पे सेक्शन 15 था, यहाँ पे सेक्शन 14 है बस। टीवी बेसिस पे, ट्रांजैक्शन वैल्यू बेसिस पे क्या होगा, कस्टम का वैल्यूएशन होगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूड्स प्राइस जो पे कर रहे हो कंसिडरेशन में, पर आपको ये ध्यान रखना है जो बायर एंड सेलर है वो रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए। तो रिलेटेड का मतलब क्या होता है, रिलेटेड का मतलब वो जीएसटी में बहुत सारी चीजें थी, यहाँ पे 6 चीज है बस, अगर 6 चीजें इन्वॉल्व है तो आप क्या हो, रिलेटेड हो। अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो तो आप रिलेटेड हो पहला, अगर आप पार्टनर हो कोई बिजनेस में तो आप रिलेटेड हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो रिलेटेड हो, कोई बिजनेस में पार्टनर हो आप रिलेटेड हो, अगर आप कोई बिजनेस में ऑफिसर या डायरेक्टर ऑफ ईच अदर्स बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर या डायरेक्टर हो तो आप रिलेटिव हो। अगर आप वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अदर, अगर कोई एक आदमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे आदमी को कंट्रोल करता है तो तुम दोनों क्या हो, रिलेटेड हो। अगर कोई एक तीसरा आदमी ये दोनों आदमी को कंट्रोल करता है तो आप क्या हो, रिलेटेड हो।
5 पॉइंट तो क्लियर है, बहुत क्लियर है सर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, पार्टनर रिलेटेड है। अगर एक दूसरे के बिजनेस में आप क्या हो, डायरेक्टर या ऑफिसर हो, तो भी आप क्या हो, रिलेटेड हो। अगर ए और बी में से ए अगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बी को कंट्रोल करता है तो आप दोनों रिलेटेड हो। कोई एक सी पर्सन है जो ए और बी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है तो भी आप दोनों क्या हो, रिलेटेड हो। लास्ट पॉइंट है एनी पर्सन होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 5% से ज्यादा वोटिंग राइट और शेयर इन अदर। पर आप क्या करते हो, 5% से ज्यादा वोटिंग राइट, अगर कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म वगैरह है तो उसमें पीएसआर वगैरह क्या करते हो, होल्ड करते हो, तो भी आप क्या हो, रिलेटेड हो। सिंपल है। फिर वैल्यूएशन रूल्स। वैल्यूएशन रूल सेक्शन 14(1) क्या बोलता है, टीवी के बेसिस पे होगा। तो टीवी का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है कि प्राइस विच इज सच और लाइक गुड्स, ये याद करने की जरूरत नहीं है, सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल। प्राइस कौन सा होगा, प्राइस एट विच सच और लाइक गुड्स, वो खुद गुड्स या उसके जैसे गुड्स आर ऑर्डिनरी सेल होते हैं, मतलब ऐसी कौन सी प्राइस है जिसके ऊपर ऑर्डिनरीली वैसे गुड सेल होते हैं, वो प्राइस रहेगा। प्राइस फॉर डिलीवरी एट टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन, डिलीवरी के टाइम का देखना है। प्राइस शुड बी इन अ कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड में प्राइस चल रहा है वही होना चाहिए। सेलर एंड बायर जो है वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए। प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट तो जीएसटी के टीवी में भी यही तो थे, ये सेलर और बायर जो है वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, और प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। ऊपर क्या बोला है, प्राइस वो जो इंटरनेशनल मार्केट वगैरह का होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लेना है, तो यहाँ पे लिखा है कि इंपोर्ट के केस में सीबीआईसी का लेना है। कौन से डेट का, जब आपका पहला बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट होता है वो डेट का आपको क्या लेना है, रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है। यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है, कौन से डेट का एक्सचेंज रेट लेना है, तो इंपोर्ट के केस में जब बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट होता है, जब व्हेन द बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड इज कंसिडर्ड फॉर इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट के केस में जब ऑफिसर मेक करता है, क्लियरेंस के लिए जाने देता है सामान को, उस दिन का एक्सचेंज रेट लेना पड़ता है, ठीक है। एक्सचेंज रेट किस दिन का लेना पड़ता है, इंपोर्ट के केस में सीबीआईसी देगा। कब का देगा, जब बिल ऑफ एंट्री पहली बार प्रेजेंट होगा तब का। एक्सपोर्ट के केस में जब ऑफिसर में क्लियरेंस करेगा तब का क्या लेना है, रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है। अभी रूल 3(1) देखो, रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6, रूल 7, रूल 8 पढ़ना है अपने को, पर ये सब काम के नहीं। सबसे काम का रूल है रूल 10, जो कि यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं दिया है। यहाँ पे लिखा है अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 10। तो मैं अपने नोट्स में आपको लेके जाना चाहूंगा। ये नोट्स हैंड रिटन है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मैं भी डाल दूंगा वीडियो से पहले। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो रूल 10 में कंपलसरी एडिशन करने हैं। मैं से बोल रहा हूँ, सुन लो, बाद में मॉड्यूल करेंगे। अगर ये चीज, इसमें से जो जो चीज मॉड्यूल में नहीं है वो सब आपको करने की जरूरत है, पर ये फ्लो है। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसके ऊपर एमसीक्यू बनेगा, इसके ऊपर एमसीक्यू ज्यादा चांसेस है, आएगा ही क्वेश्चन। तो ये वाला पार्ट जो कंपलसरी एडिशन है वो बस समझ लो, इजी है, कुछ नहीं। रूल 10 में आपको कंपलसरी एडिशन करने पड़ेंगे। देखो, आपको बहुत अच्छा है कि आपको एमसीक्यू आने वाले, तो आपको वैल्यूएशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, ठीक है, पहली बात। तो वैल्यूएशन के कंसेप्ट में क्या होगा, फ्री ऑन बोर्ड एफओबी प्राइस होता है, उसमें कुछ यहाँ पे जो एड लेस करना है वो एड लेस करेंगे, एडजस्टेड एफओबी आ जाएगा। उसके ऊपर आपको क्या करना है, फ्रेट और इंश्योरेंस का अमाउंट डालना है, लास्ट में सीआईएफ वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे कंपलसरी एडिशन में दो चीजें कंपलसरी आपको ऐड करनी ही पड़ेगी, एक है फ्रेट और दूसरा है इंश्योरेंस। क्या क्या बोला मैंने, ये कट कर दो, हैंडलिंग वाला नहीं आएगा। पहला है फ्रेट, दूसरा है इंश्योरेंस। दो चीजें आपको ऐड करनी है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस की बात करें, टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, जहां से इंपोर्टेशन हो रहा है वहां तक का इंश्योरेंस आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया है इंश्योरेंस का वैल्यू, तो आपको जो वैल्यू दिया है वही आप ले लो, करेक्ट, वही ऐड कर दो। मतलब ये सिर्फ एमसीक्यू में पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन तो नहीं आएगा, फिर भी यही फ्लो है। अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है इंश्योरेंस का वैल्यू, तो कितना लेना पड़ता है, जो एफओबी प्राइस है, जो एफओबी प्राइस है उसका 1.125%, एफओबी प्राइस का 1.125% आपका क्या माना जाएगा, इंश्योरेंस माना जाएगा। इंश्योरेंस अगर क्वेश्चन में दिया है तो जो दिया है वो ऐड कर दो, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो जो फ्री ऑन बोर्ड प्राइस है उसका 1.125% आपका क्या मान लिया जाएगा, इंश्योरेंस मान लिया जाएगा, ठीक है। फ्रेट की बात करें तो फ्रेट में देखो, फ्रेट का मतलब क्या है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लोडिंग का खर्चा, अनलोडिंग का खर्चा टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, ठीक है। तो अगर देखो फ्रेट क्वेश्चन में नहीं दिया है, नॉट एसर्टेनेबल, तो आपको क्या करना है, 20% ले लेना है एफओबी का। इंश्योरेंस कितना लेना था, 1.125% एफओबी का लेना था। फ्रेट कितना लेना है, 20% लेना है, 20% एफओबी का लेना है। अगर एसर्टेनेबल है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेट, तो आपको ये देखना है कि इंपोर्ट कैसे हो रहा है, एयर से हो रहा है या एयर को छोड़ के लैंड या वाटर से हो रहा है। अगर लैंड या वाटर से हो रहा है तो जो दिया हुआ है, जो फ्रेट का अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही आपको ऐड करना है, सिंपल है।
अगर क्वेश्चन में नहीं दी और इम्पोर्टेड बाय एयर है, नहीं दिया है तो आपको 20% ऑफ एफओबी लेना है, बट अगर आपने इम्पोर्ट किया है एयर से तो आपको क्या लेना है 20% ऑफ एफओबी और विचएवर इज और एक्चुअल कॉस्ट विचएवर इज लोअर आपको क्या करना है ऐड कर देना है। सर क्या बोला, वापस एक बार बोलता हूँ, बहुत सिंपल है, ये सामने दिख रहा है, 3 मिनट लगेंगे आपको पढ़ने में, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर इंश्योरेंस कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आपको कैसे लेना है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जो दिया है वो ले लो, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है अनअसर्टेनेबल है तो 1.125% ऑफ एफओबी ले लो। फ्रेट की बात करें तो फ्रेट कैसे लेना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, नॉट असर्टेनेबल है, पता नहीं है, तो 20% ऑफ एफओबी ऐड कर दो फ्रेट। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इंपोर्ट कैसे हुआ है, लैंड या वाटर से हुआ है या एयर से हुआ है। अगर लैंड या वाटर से हुआ है तो जो असर्टेनेबल है, पता है अपने को फ्रेट का कॉस्ट, तो वही ऐड कर दो। अगर पता नहीं है तो एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट से, एयर से क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ है, तो आपको देखना है 20% ऑफ एफओबी और जो एक्चुअल कॉस्ट हुआ है दोनों में से लोअर अमाउंट है वो आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है। फिर बात करते हैं, इफ एफओबी वैल्यू ऑफ गुड्स इज नॉट गिवन बट वैल्यू प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट गिवन, तो इसमें क्या हो जाएगा 1.125 वगैरह क्या है इंक्लूड हो जाएगा। समझो ऐसा दिया है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट आपके लेवल पे है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, वैल्यू दिया है प्लस इंश्योरेंस दिया है, फ्रेट का वैल्यू नहीं दिया है, तो 20% किसका निकालने का, वैल्यू प्लस इंश्योरेंस का ही निकाल देने का, मतलब बाइफर्केशन नहीं दिया है तो क्या करने का। फिर कोई डीमरेज चार्जेस है, लाइटरेज चार्जेस है या बाद चार्जेस है, ये सब हमेशा आपको ऐड करना है। आफ्टर केम इन इंडिया शैल नॉट इंक्लूडेड, अगर डीमरेज चार्जेस वगैरह कोई चार्जेस है जो इंडिया में आने के बाद, सामान इंडिया में आ गया उसके बाद कुछ खर्चा कर रहे हो तो वो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये मैं अभी आपको मॉड्यूल पे लेके जाऊंगा, मुझे नहीं पता इसमें से कितनी चीजें मॉड्यूल में है, पर एक बार के लिए पहले समझ लो तो आपका काम बन जाएगा। और फिर कमीशन की बात करें तो हर तरीके का कमीशन का खर्चा आपको क्या करना है, ऐड करना है, पर बाइंग कमीशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, बाइंग कमीशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, बाइंग कमीशन ऐड नहीं होता। कंटेनर की बात करें तो कंटेनर अगर रिटेनेबल नहीं है, अगर रिटेनेबल नहीं है मतलब कोई सामान फॉरेन से आया है, इंपोर्ट किया है, कोई कंटेनर के साथ आया और कंटेनर आपने रख लिया मतलब रिटर्न नहीं करने वाले हो, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर रिटर्न कर दोगे तो ऐड करने की जरूरत नहीं है एफओपी में। और सर ऐड करने के बाद क्या होगा, ऐड करने के बाद उसका वैल्यू जितना बढ़ेगा उसके ऊपर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा ना, उसकी बात है। अगर पैकिंग चार्जेस है हमेशा ऐड करना है। अगर कोई मटेरियल है लाइक टूल मोल्ड्स, जैसे नट बोल्ट वगैरह होते हैं ना, स्पेयर्स वगैरह होते हैं, उसकी बात करते हैं। अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, आपने क्या किया, फिल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए तो फुल वैल्यू जो है वो आपको ऐड कर देना है। अगर आपने कंसेशनल रेट पे दिया है तो जितना कंसेशन दिया है वो आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इंजीनियरिंग वर्क, आर्ट, डिजाइन वगैरह कुछ ले रहे हो तो इफ आउट ऑफ इंडिया जा रहा है तो क्या करना है, आपको ऐड करना है। मतलब कोई आउट ऑफ इंडिया आपने किया है तो क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और रॉयल्टी की बात करें तो ऑन विच बायर इज रिक्वायर्ड टू पे, अगर बायर को रॉयल्टी पे करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इतना क्लियर है, यही था रूल 10। रूल 10 में इसके अलावा कुछ नहीं दिया, तो आपको क्या क्या समझना है वो 1.125% और 20% वाला लॉजिक समझना है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पे बाइंग कमीशन कभी ऐड नहीं होता, कंटेनर अगर इंडिया में ही पड़ा हुआ है रिटर्न नहीं करोगे तो ऐड होगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, अभी मैं आपको मॉड्यूल में लेके आऊंगा। ये रूल 3 वगैरह क्या है सर, ये रूल 3 वगैरह भी मैंने नीचे लिख के रखा है, जो कि इतना कंपैरेटिव इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रूल 10 इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, एक एक लाइन के रूल है, कुछ वो बड़ी बात नहीं है। तो आपके मॉड्यूल में देखोगे ना तो रूल 10 के रिलेटेड सिर्फ इतनी चीजें लिखी है। तो यहाँ पे आपके केस में क्या लिखा हुआ है, वो जो बाइंग कमीशन वगैरह जितनी भी चीजें थी ना वो कुछ नहीं है आपके मॉड्यूल में, तो ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सीआईएफ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एफओबी ले लो, उसमें ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लस इंश्योरेंस, मतलब फ्रेट प्लस इंश्योरेंस ऐड कर दिया तो सीआईएफ बन जाएगा। फ्रेट आपको कितना लेना है, मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी लेना है, पर एयर के केस में नीचे बाइफर्केशन लिखा है, यहाँ पे ये लोग ने बेसिकली ऊपर ऊपर से पता है। और इंश्योरेंस 1.125% ऑफ एफओबी, एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल होगा ऑन डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट as determined by CBIC और as certain in manner determined by CBIC। ठीक है, अगर वैल्यूएशन रूल 3 के हिसाब से नहीं हुआ, रूल 3 में क्या, पहले रूल 10 के एडजस्टमेंट करो फिर वहां पे लिखा हुआ है। अगर रूल 3 के हिसाब से नहीं हुआ तो ये सब रूल लाइन से आपको फॉलो करना है। मतलब रूल 3 नहीं हुआ तो रूल 4 देखो, नहीं तो रूल 5 देखो। ऐसा रूल 4 क्या बोलता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में आइडेंटिकल गुड्स है क्या, वो देखो। आइडेंटिकल गुड्स का मतलब क्या, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो सेम कमर्शियल लेवल प्लस सेम क्वांटिटी के गुड्स आपने कोई इंपोर्ट किए तो वो वैल्यू ले लो। एक्सपोर्ट के केस में आपको देखना है ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द गुड्स, लाइक काइंड एंड क्वालिटी। लाइक काइंड एंड क्वालिटी पता है जीएसटी में वैल्यूएशन में पड़ा था, लाइक काइंड एंड क्वालिटी का गुड्स अगर कोई एक्सपोर्ट किया है और अबाउट द सेम टाइम किया है टू सेम डेस्टिनेशन कंट्री, या अगर सेम डेस्टिनेशन कंट्री नहीं है तो कोई और, मतलब एक लाइक काइंड क्वालिटी का गुड्स जो एक्सपोर्ट किया है उतना वैल्यू आप ले लो।
ठीक है, ये रूल अप्लाई करना है। और इफ मोर देन वन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इज फाउंड, अगर एक से ज्यादा टीवी निकल गया तो जो लोवेस्ट टीवी रहेगा वो आपको क्या लेना, कंसिडर करना है। तो यहाँ पे क्या देखा, इंपोर्ट के केस में आपको सिंपल देखना है कि सेम कमर्शियल लेवल प्लस सेम क्वांटिटी है तो वो टीवी, अगर एक्सपोर्ट के टाइम पे लाइक काइंड एंड क्वालिटी देखना है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा टीवी निकल गया तो लोवेस्ट टीवी। फिर ये रूल 4 बोलता है, रूल 5 क्या बोलता है, सिमिलर गुड्स और इंपोर्ट एंड कंप्यूटेड वैल्यू मेथड फॉर एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के केस में आपको देखना है सिमिलर गुड्स और एक्सपोर्ट के केस में देखना है कंप्यूटेड वैल्यू। तो टीवी फॉर इंपोर्टेड गुड्स क्या रहेगा, सिमिलर गुड्स के बेसिस पे रहेगा। सिमिलर गुड्स का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सेम है या कंट्री ऑफ प्रोडक्शन सेम है। एक्सपोर्ट के केस में आपको देखना है कंप्यूटेड वैल्यू के हिसाब से, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लो जो खर्चा हुआ है, प्लस उसमें चार्जेस लगा दो, डिजाइन ब्रांडिंग, प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट का आ जाएगा एज पर रूल 5। अलग अलग रूल दिए हैं जिसके हिसाब से अलग अलग तरीका दिया हुआ है कि कैसे आप देखोगे। रूल 6 कुछ नहीं है, रेसिजुअल मेथड है, देखने की जरूरत नहीं है। रूल 7 और रूल 8 क्या बोलते हैं, रूल 7 डिडक्टिव वैल्यू है। डिडक्टिव वैल्यू का मतलब ही क्या है, डिडक्टिव मतलब रिडक्शन वाला वैल्यू है, करेक्ट है। तो सबसे पहले जो सेलिंग वैल्यू, सेलिंग प्राइस है वो ले लो, उसमें से क्या लेस करो, कमीशन लेस कर दो, सेलिंग एक्सपेंस लेस कर दो, प्रॉफिट लेस कर दो, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस टैक्स लेस कर दो, ये 4 चीज लेस कर दो। CSPT और आई इंश्योरेंस बोल सकते हैं, मतलब फ्रेट इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस हो, फ्रेट इंश्योरेंस हो गया। प्रॉफिट लेस करना है, कोई सेलिंग का खर्चा हुआ है वो लेस करना है, कमीशन लेस करना है और टैक्सेस लेस करना है। जो इंडिया में आपने क्या किया है, इनकर किया है, विद इन इंडिया किया है, वो लेस कर दो और ऊपर सेलिंग प्राइस ले लो, तो जो आया वो आपका क्या बन जाएगा, टीवी बन जाएगा। पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो गुड्स आए हैं वो 90 दिन के अंदर अंदर सोल्ड हो जाने चाहिए अगर डिडक्टिव वैल्यू में आना है तो। फिर नेक्स्ट आता है कंप्यूटेड वैल्यू। कंप्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या है, रूल 8 आपको कंप्यूट करना है। कंप्यूट कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले ले लेना है जो खर्चा हुआ है वो ले लो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल ले लो, उसमें आपको इंक्लूड कर देना है कोई फैब्रिकेशन कॉस्ट है, उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट है वो ऐड कर देना है, वो किया। उसके बाद रूल 10 के एडजस्टमेंट कर दो जो ऊपर देखा था, तो आपका आ जाएगा कंप्यूटेड वैल्यू। ये रूल तब लगेगा जब सामने वाला सप्लायर ये सब देने को चीजें तैयार है। तो 4-5 रूल पढ़े हैं। सबसे पहले रूल 3 पढ़ा था, रूल 3 में जो मेन रूल 10 के एडजस्टमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, फ्रेट और इंश्योरेंस याद रखना आएगा, ये हो गया। रूल 3 के बाद रूल 4 क्या बोलता था, इंपोर्ट के केस में आपको क्या देखना है, सेम क्वांटिटी होना चाहिए और कमर्शियल वैल्यू सेम होना चाहिए। एक्सपोर्ट के केस में आप कंप्यूट कर लो, ठीक, रीजनेबल, लाइक, काइंड एंड क्वालिटी की बात हुई थी। रूल 5 के केस में क्या था, रूल 5 के केस में इंपोर्ट के केस में सिमिलर गुड्स और एक्सपोर्ट के केस में कंप्यूटेड वैल्यू। कंप्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या, कॉस्ट ले लो प्लस चार्जेस जो भी है वो ले लो प्लस प्रॉफिट लगा दो। रूल 6 कोई काम का नहीं है। रूल 7 डिडक्टिव वैल्यू, उल्टा कैलकुलेशन करो, सेल प्राइस ले लो उसमें से लेस करो कमीशन, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, टैक्सेस जो कि इंडिया में इनकर हुए हैं। और रूल 8 में आपको क्या लेना है, कंप्यूटेड वैल्यू लेना है। कंप्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या, आपको कंप्यूट कर लो जो कॉस्ट लगा है, खर्चा लगा है, उसमें फैब्रिकेशन कॉस्ट प्लस यूजुअल प्रॉफिट वगैरह ऐड कर दो, पर प्रोवाइडेड और प्लस रूल 10 का एडजस्टमेंट कर दो। प्रोवाइडेड सामने वाला डिटेल देना चाहिए आपको, तभी ये लगेगा। फिर जो मैंने आपको बताया था एडिशनल कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, अगर आपका एयर से कर रहे हो तो 20% ऑफ एफओबी और एक्चुअल फ्रेट विच एवर इज लोअर, अदर है तो एक्चुअल फ्रेट, अगर ये एसर्टेनेबल है तो, मतलब क्वेश्चन में दिया है, अगर नहीं दिया है तो हमेशा 20% ऑफ एफओबी। बाकी क्या लिखा है, इंश्योरेंस के केस में अगर दिया है तो एक्चुअल कॉस्ट, नहीं दिया है तो 1.125% ऑफ एफओबी, जो मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पे दिया हुआ है रेलेवेंट डेट कैसे निकालने का, मतलब कौन से डेट का ड्यूटी लेने का रेलेवेंट डेट, तो यहाँ पे मैंने वो भी ऐड कर दिया है। तो आपको यहाँ से क्या एकदम इजीली आपको पता चल जाएगा, समझ जाएगा। देखो सबसे पहले सेक्शन 16 एक्सपोर्ट के केस में बात करेगा रेलेवेंट डेट क्या होगा ड्यूटी का और टैरिफ वैल्यूएशन का, और सेक्शन 15 बात करेगा इंपोर्ट के केस में। सेक्शन 16 एक्सपोर्ट के केस में, सेक्शन 15 इंपोर्ट के केस में। एक्सपोर्ट के केस में देखो बहुत ही सिंपल है, अगर गुड्स एंटर होते हैं एक्सपोर्ट के लिए तो जब एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा तब का ड्यूटी या टैरिफ वैल्यूएशन होगा, उस दिन का ड्यूटी लगेगा या उस दिन का टैरिफ वैल्यूएशन होगा। कोई अदर रीजन है, मतलब एंटर फॉर एक्सपोर्ट नहीं हुए तो जब पेमेंट करोगे ड्यूटी का, जब भी ड्यूटी का पेमेंट करोगे, टैक्स जब भरोगे उस दिन का क्या ले लेंगे, ड्यूटी ले लेंगे। अगर एंटर होता है एक्सपोर्ट के दिन, जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास होता है उस दिन का, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जब मिलता है उस दिन का आपको क्या लग जाएगा, ड्यूटी लग जाएगा, नहीं तो जब टैक्स पेमेंट करोगे तब मिल जाएगा। ये तो एक्सपोर्ट का हो गया। अभी इंपोर्ट की बात करें तो एनी अदर में वही है, जब आप ड्यूटी पे करोगे तब आपको मिल जाएगा। अगर आपने गुड्स वेयर हाउस से क्लियर किया है, कहाँ से क्लियर किया है, वेयर हाउस से क्लियर किया, मतलब
आपने पहले इंपोर्ट किया, फिर वेयरहाउस में रख दिया था, अभी वेयरहाउस से होम कंजम्पशन के लिए निकाल रहे हो, तो जब आपका एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का मतलब क्या है, वेयरहाउस का बिल ऑफ एंट्री जब आप क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे ना, उस दिन का आप क्या ले लोगे, रेट ऑफ ड्यूटी ले लोगे। जिस दिन आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री मतलब वेयरहाउसिंग का बिल ऑफ एंट्री जब फाइल करोगे, उस दिन आप क्या ले लोगे, रेट ले लोगे। पर अगर आपने गुड्स डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए निकाल लिए, एंटर किया, इंपोर्ट के बाद सीधा अपने फैक्ट्री में लेके जा रहे हो, तो डिपेंड करेगा वेसल है या व्हीकल है। तो अगर व्हीकल या एयरक्राफ्ट है तो वो केस में डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, वेसल के केस में भी वही है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, पर दूसरा डेट अलग है। अगर व्हीकल या एयरक्राफ्ट है तो जिस दिन व्हीकल या एयरक्राफ्ट आता है, अराइव होता है, वो डेट, दोनों में से जो लेटर डेट होगा उस दिन का आपको क्या ले लेना है, वो रेट ऑफ ड्यूटी ले लेना है। और अगर वेसल के केस में डेट ऑफ एक्सचेंज, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, पहला डेट तो दोनों में सेम ही है, दूसरा क्या, एंट्री इनवर्ड टू वेसल, वेसल के केस में जब वेसल अराइव हुआ वो नहीं, जब एंट्री इनवर्ड उसको मिल गया, दोनों में से लेटर डेट है, उस दिन का आपको क्या ले लेना है, रेट ऑफ ड्यूटी ले लेना है। सर थोड़ा समझा, थोड़ा थोड़ा नहीं समझा, कुछ नहीं है भाई। एक्सपोर्ट के केस में आपको क्या करना है, गुड्स जब एक्सपोर्ट के लिए एंटर होता है, गुड्स जब एक्सपोर्ट के लिए एंटर होता है उस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जब मिलता है उस दिन का क्या ले लेना है, रेट ऑफ ड्यूटी ले लेना है। नहीं तो अगर कुछ पता नहीं है क्या है तो आपको क्या लेना है, जब ड्यूटी का पेमेंट कर दिया उस दिन का आपको ले लेना है, ठीक है। इंपोर्टेड गुड्स में अगर वेयर हाउसिंग से होम कंजम्पशन लेके जा रहे हो तो जिस दिन एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी, अगर कोई और रीजन है तो आपका पेमेंट जब कर रहे हो। पर अगर आपका गुड्स होम कंजम्पशन के लिए लेके जा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा वेसल है या फिर व्हीकल या एयरक्राफ्ट है। करेक्ट है, व्हीकल एयरक्राफ्ट है तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया वो, और दूसरा दिन कौन सा था, जब अराइव हो गया व्हीकल या एयरक्राफ्ट, दोनों में से लेटर डेट आपका बिल ऑफ डेट ऑफ ड्यूटी देखा जाएगा। और वेसल के केस में जब बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया है वो और एंट्री इनवर्ड टू वेसल, दोनों में से लेटर डेट आपका क्या मान लिया जाएगा, ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी मान लिया जाएगा, उस दिन का रेलेवेंट डेट मान लिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 15 एंड 16 नॉट एप्लीकेबल ऑन बैगेज एंड पोस्ट, ठीक है, और ये तो केस लॉ आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो यहाँ से यही लिखा हुआ है, बस फॉर्मेटिंग वो थोड़ा बेटर था, यहाँ पे कैसा टेबल फॉर्मेट है। फिर कुछ स्पेसिफिक एडिशन करने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताया था ना, कमीशन वमीशन, वो यहाँ पे लिखा नहीं है, बस बोल दिया है। यहाँ पे फिर टेम्पलेट दिया है कि असेसेबल वैल्यू 1000 है, फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना 10% 100 हो जाएगा। फिर फॉर सेफगार्ड ड्यूटी फॉर एग्जांपल 300% है तो 300% लग जाएगा 1000 का। 10% बीसीडी है तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज बीसीडी जो रहेगा उसका 10% लग जाएगा, बिकॉज सेफगार्ड ड्यूटी के ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता, 3-4 चीजों पे नहीं लगता। एंटी डंपिंग ड्यूटी फॉर एग्जांपल 200 है, ये सब एग्जांपल ही ये लोग ने लिए हुए, टोटल 1610 होता है, तो इसके ऊपर आपका आईजीएसटी लगेगा 289.8 टेकन एज 18% ऑफ टोटल, जितना भी ये टोटल है उसके ऊपर 18% लिया है। जीएसटी कंपेंसेशन सेस 15% टोटल के ऊपर लिया है, तो ऐसा करके आपका टैक्स निकल रहा है। तो यहाँ से एक बार ये देख लेना किसके ऊपर कितना परसेंट लगता है, बस समझने के लिए। इसमें हेल्थ सेस नहीं लिया है क्योंकि आपका मॉड्यूल जो है वो इतना अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हैं जो मुझे नहीं आपको करोगे तो देखो, फ्रेट और इंश्योरेंस के एडजस्टमेंट ही है 1.125% वो वाले, और इसमें हेल्थ सेस ऐड नहीं किया है जो कि 5% ऑफ असेसेबल वैल्यू का लगता है। फिनांस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट है, पता नहीं क्यों नहीं किया, तो वो आप देख लेना। और ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, पर मेरी मानो तो अभी स्कैनर और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, दैट इज मच बेटर ऑप्शन। इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन वो है क्योंकि आपको एग्जाम में पूरे सॉल्व करने को क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, आपको एमसीक्यूज आने वाले। करेक्ट है, आपके पास जो भी स्कैनर वगैरह रहेगा उससे आप क्या कर सकते हो, वो सॉल्व कर सकते हो, तो आपको हो जाएगा क्लियर। फिर बात करते हैं एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशन जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर किया था ना, लेक्चर 1 के रिवीजन में, ऊपर भी सेम टू सेम एज इट इज एग्जेम्पशन डाला हुआ था, बस एक लाइन ये एक्स्ट्रा है कि अगर आपका ड्यूटी का अमाउंट कितना है, 100 रुपये या उससे कम है, 100 रुपीज़ या उससे कम है, तो आपको ड्यूटी कोई भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब 50 रुपया 60 रुपये ऐसा कुछ ड्यूटी का अमाउंट है तो ठीक है भाई, नो ड्यूटी इज टू बी कलेक्टेड। फिर बात करते हैं पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर्स, ऑफिसर्स ऑफ कस्टम लॉ। कस्टम ऑफिसर्स के क्या पावर होते हैं, एक पुलिस वाले को सोचो, पुलिस वाले का क्या काम होता है। देखो 3 काम होते हैं पुलिस वाले के, ध्यान करो क्या होते हैं। सबसे पहले चोर को ढूंढना, करेक्ट है, फिर चोर को पकड़ना, फिर चोर को अरेस्ट करना, तो यही 3 काम है। सबसे पहले पावर टू सर्च, क्या सर्च करना है, वेसल, कन्वेंस या पर्सन। फिर वो सर्च किया उसके बाद क्या सीज कर देना है, पकड़ना है, उसके बाद क्या करना है, अरेस्ट करना है। तो 3 तो ये हो गए। 2 एक्स्ट्रा पावर है, क्या एक्स्ट्रा पावर है, एक तो वेयर हाउस स्टेशन को डिक्लेयर करना और दूसरा वेयर हाउस को सेटअप करना।
वेयर हाउस को डिक्लेयर करना, वेयर हाउस को सेटअप करना, चोर को ढूंढना, पकड़ना, जेल में डालना। 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। फिर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन कस्टम लॉ। एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से होगा? सबसे पहले पर्सन इन चार्ज का मतलब क्या होता है? जो ड्राइवर होता है वही पर्सन इन चार्ज होता है। अगर वेसल है तो उसका मास्टर, अगर एयरक्राफ्ट है तो पायलट या कमांडर, अगर रेल है तो उसका कंडक्टर, गार्ड या जो डायरेक्शन दे रहा है, और कोई और कन्वेंस है तो उसका ड्राइवर या कोई भी पर्सन इन चार्ज, ठीक है। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट क्या करो, आप सबमिट करो। मतलब ये तुम लोग आओगे बाहर से तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अगर आ रहे हो या जा रहे हो तो सबसे पहले कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ जा रहे हैं या यहाँ से आए हैं, तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट करो। उसके बाद क्या करो कि एंश्योर दैट कन्वेंस जो है वो प्रॉपर रूट से आया है। तुम कहीं से भी घूमते घूमते नहीं आ सकते, जहां पे बोला है वहां पे ही तुमको वही रूट से आना है, करेक्ट है। थर्ड, आपको कन्वेंस लैंड कहाँ करना है? अप्रोप्रिएट प्लेस में लैंड करना है, जहां लैंड करना चाहिए वहां पे ही तुम उतरे हो, कहीं दूसरी जगह नहीं उतर गए। दूसरी जगह उतर जाओगे तो भाई स्मगलिंग मान लिया जाएगा। और चौथा पॉइंट है गुड्स आर लोडेड और अनलोडेड ओनली आफ्टर परमिशन। तुम गुड्स निकाल नहीं सकते या डाल नहीं सकते परमिशन के बिना। सबसे पहले क्या कर रहे हो? डॉक्यूमेंट दे रहे हो, आ रहे हो या जो जा रहे हो प्रॉपर रूट से, सही जगह पे लैंड कर रहे हो, और गुड्स विदाउट परमिशन नहीं निकाल रहे हो। अभी यहाँ पे सवाल उठता है कि इंपोर्ट मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? जो ऊपर था ना, ये आपको डिलीवर करना होता है अंडर सेक्शन 30, ठीक है, वो ध्यान मत दो। विच स्टेट्स दैट पर्सन इन चार्ज, पीआईसी का मतलब क्या है? पर्सन इन चार्ज इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट। पानी के केस में और हवा के केस में आपको इंपोर्ट मैनिफेस्ट डिलीवर करना पड़ेगा प्रायर टू अराइवल। मतलब जब वेसल या एयरक्राफ्ट इंडिया में आ रहा है उससे पहले आपको क्या इंपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट करना पड़ेगा। बट दूसरे केस में, मतलब व्हीकल के केस में, जब आप लैंड किए उसके 12 घंटे के अंदर अंदर आप क्या दे सकते हो? इंपोर्ट मैनिफेस्ट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो आपको क्या ध्यान रखना है? वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में पहले देना है इंपोर्ट मैनिफेस्ट, और व्हीकल के केस में 12 घंटे के अंदर अंदर दे सकते हो। ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इंपरेटिव का मतलब क्या? इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंपोर्ट इज कंप्लीटेड ओनली जब आपका होम कंजम्पशन के लिए गुड्स निकल जाएगा। अभी यहाँ पे बोला एस्टेब्लिशमेंट अंडर कस्टम। कस्टम के अंडर क्या एस्टेब्लिशमेंट है? तो सीबीआईसी क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है इन ऑफिशियल गजट। किसको अपॉइंट कर सकता है? कस्टम पोर्ट को। पोर्ट क्या होता है आपको पता है? एयरपोर्ट को, इनलैंड कंटेनर को, लैंड कस्टम स्टेशन को। मतलब ये हवा पानी, हवा के लिए, पानी के लिए, ये रोड के लिए, ठीक है। रूट्स प्रिस्क्राइब कर सकता है, कोस्टल पोर्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है, पोस्ट ऑफिस प्रिस्क्राइब कर सकता है, कुरियर टर्मिनल प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 चीजों में से देखो, हवा और पानी के लिए पोर्ट, एयरपोर्ट, कोस्टल पोर्ट हो गया तीसरा, ठीक है। फिर इनलैंड कंटेनर और डेपो, रोड से आ रहे हो तो लैंड कस्टम स्टेशन, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल। मतलब जहां से आप आओगे या जाओगे उसके रिलेटेड क्या कर सकते हैं? प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। किसके लिए प्रिस्क्राइब करेंगे? फॉर क्या रीजन क्या है? ये वही 8 पॉइंट लिखे हुए, 7 8 पॉइंट जो ऊपर लिखे थे वो एज इट इज यहाँ पे छापे हैं। फॉर अनलोडिंग ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स और लोडिंग ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। मतलब आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसको लोड करोगे, अगर इंपोर्ट किया तो उसको निकालोगे, उसके लिए कोई जगह तो होनी चाहिए, पोर्ट होना चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए, कुरियर टर्मिनल होना चाहिए, इनलैंड कस्टम पोर्ट होना चाहिए। तो वो सब बताया है, ठीक है। रूट फॉर इंपोर्ट इनटू इंडिया और एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, रूट बताएगा और क्लियरेंस करेगा वो गुड्स का, ठीक है, सिंपल है। थियरी है, 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेगा, पढ़ोगे सब चीज बैठ जाएगा, कोई दिमाग की बात नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा थियरी पार्ट है, कुछ नहीं है भाई, बेसिक से। सबसे पहले हम लोग ने पर्पस देखा था, कस्टम लॉ का पर्पस क्या है? एक पर्पस था रेगुलेशन करना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, तो वही है रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सेकंड पॉइंट क्या है? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट अलाउड होगा कहाँ पे? सिर्फ डेजिग्नेटेड पोर्ट पे। सही बात है, हर जगह थोड़ी कर सकते हो डेजिग्नेटेड पोर्ट। कोई गवर्नमेंट जो है वो सिटी को भी पोर्ट कर सकता है डिक्लेयर। फिर बाद में कस्टम क्या करेगा? डेजिग्नेट करेगा एरिया जो कि पोर्ट में रहेगा। मतलब कस्टम डेजिग्नेट एरिया विद इन अ पोर्ट, पोर्ट के अंदर कुछ एरिया डेजिग्नेट करेगा जहां पे आप क्या कर सकते हो? लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हो। कस्टम ऑफिसर अपॉइंट होंगे जिसमें कमिश्नर अपॉइंट होगा, जॉइंट या डिप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह क्या होंगे? अपॉइंट होंगे, अप्रेजर्स होंगे, इंस्पेक्टर्स होंगे, ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल छोटी मोटी लिखी हुई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पता नहीं, देख लेना, मतलब कुछ है ही नहीं खास ऐसा। फिर टाइप ऑफ पोर्ट, टाइप ऑफ पोर्ट की बात करें तो कितने टाइप के पोर्ट हो सकते हैं? तो उसके बारे में लिखा है, देखो, पानी के रास्ते आओगे तो सी पोर्ट होगा, हवा के रास्ते आओगे तो एयरपोर्ट होगा, रोड के थ्रू आओगे तो लैंड कस्टम स्टेशन होंगे, करेक्ट है। फिर इनलैंड कंटेनर डेपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन, सीएफएस और आईसीडी, ये 5 तरीके के आपके पोर्ट है जो कि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है।
5 में क्या, अगर देख पानी के थ्रू आओगे तो सी पोर्ट, हवा के थ्रू आओगे तो एयरपोर्ट, लैंड के थ्रू आओगे तो लैंड कस्टम स्टेशन, फिर इनलैंड कंटेनर डेपो, उसके अंदर ही जहाँ पे कंटेनर्स वगैरह रखेंगे, और कंटेनर फ्रेट स्टेशन। तो ये 5 पॉइंट है। और मोड ऑफ क्लियरेंस क्या है, मतलब कैसे कैसे क्लियरेंस हो सकता है। देखो सबसे पहले तो रेगुलर क्लियरेंस जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, फिर कुरियर के थ्रू हो सकता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हो सकता है, और जो आदमियों के साथ का सामान आता है, बैगेज आता है, उसके थ्रू क्लियरेंस हो सकता है। चार, एक तो रेगुलर, एक पोस्ट ऑफिस, एक कुरियर और एक बैगेज। तो यहाँ पे 834 पेजेस हो चुके हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो 934 पेजेस का चैप्टर है। तो 10 पेज बचे हैं जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, और आपका कस्टम हो जाएगा 934, मैंने बोला 844, ऑब्वियस सी बात है, 100 पेज नहीं है, 10 पेज ही है। तो ये अगले पार्ट में जो आज ही आपका अपलोड कर दिया जाएगा उसमें मैं कवर कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका कस्टम का पूरा रिविजन इन डेप्थ मॉड्यूल से लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन में आपको कवर करवा रहा हूँ, हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वो बस फ्रेट वगैरह का वो जो रेट है ना 1.120 वो वाला 20% और 1.125% वाला, वो याद रख लेना, फ्रेट और इंश्योरेंस का। और बाकी इतना टाइम नहीं लगेगा, यही इसको 2x की स्पीड में सुन लेना, 2-3 बार तो हो जाएंगे क्लियर। और लाइक वगैरह कुछ करना है तो कर लो।